हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बिहार पीसीएस-J का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। सबसे पहले हम ट्राइब्यूनल का मतलब समझते हैं। देखिए, जो टर्म है ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यून्स वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। जो मोनार्की सिस्टम हुआ करती थी, वहां पे आर्बिट्रेरी एक्शन की वजह से जो लोग अफेक्टेड थे, उनके जो डिस्प्यूट सॉल्व करते थे मजिस्ट्रेट, उनको ट्राइब्यून्स कहते थे वहां पे। और इसी से वर्ड निकला है ट्राइब्यूनल, जो जिसको आप कह सकते हैं अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हैविंग एन अथॉरिटी टू जज, adjudicate on or to determine claims और dispute। एक सीट और बेंच जिसपे जज होता है, इसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं, और जो मैटर्स को, क्लेम्स को, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। अब आप सोचेंगे कि फिर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में डिफरेंस क्या है, ये तो कोर्ट की तरह ही है। तो देखिए, जो कोर्ट्स होते हैं वो मेनली जो मोस्ट सीरियस डिस्प्यूट्स होते हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, उसको देखते हैं, जबकि ट्राइब्यूनल्स जो है वो किसी स्पेशलाइज्ड कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ये देखिए, एक तरह का क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं इन नेचर। जबकि ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं, इनके पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जिनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इनके फंक्शंस पूरी तरह से जुडिशियल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एग्जीक्यूटिव और ट्राइब्यूनल्स में। तो इसको हम कहते हैं ट्राइब्यूनल्स। अगर आप ट्राइब्यूनल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखिए आर्टिकल है 136, जो बात करता है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। आप यहाँ देखिए, from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal। मतलब ट्राइब्यूनल के द्वारा दिए गए भी किसी जजमेंट, डिक्री, एटसेट्रा में आप स्पेशल लीव में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पता चलेगी ट्राइब्यूनल की। साथ ही साथ 227 देखिए, पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। और इसमें देखिए हमारा ट्राइब्यूनल्स भी आता है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट का सुप्रीटेंडेंस होता है उसके जुरिडिक्शन के अंदर। तो यहाँ भी आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख सकते हैं। इन सब के अलावा देखिए 42 अमेंडमेंट 1976 से 2 आर्टिकल और ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 323A और 323B। 323A जो कहता है कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, उसमें पार्लियामेंट कोई भी ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकता है, यूनियन के लिए या हर स्टेट के लिए, या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए। 323B कहता है कि जो अदर मैटर्स हैं, उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उन मैटर्स में जैसे टैक्सेशन है, फॉरेन एक्सचेंज है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर है, लैंड रिफॉर्म है, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी है, इलेक्शन है, फूड स्टफ, रेंट और टेनेंसी राइट्स जो है, उनसे रिलेटेड मैटर्स 323B के अंदर जाते हैं। मतलब कि 323A जो है वो स्ट्रिक्ट कर देता है कि सिर्फ पब्लिक सर्विस के रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनके लिए ट्राइब्यूनल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब बात आती है कि हमें ट्राइब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो पहले के टाइम में पुलिस स्टेट होता था, वो आज के समय में वेलफेयर स्टेट बन चुका है, और इसकी वजह से जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, और उसकी वजह से मैटर्स भी ज्यादा हैं, क्योंकि स्टेट जो है आज के समय में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को सोसाइटी में सिक्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अब जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है बाकी अदर केसेस से, इसीलिए हमें ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ी कि जो और इश्यूज होते हैं, और मैटर्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ट्राइब्यूनल जो है वो सॉल्व करे। साथ ही साथ अगर ट्राइब्यूनल्स में वो केसेस जाते हैं तो उनके स्पीडी डिस्पोजल का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये केस कोर्ट जो है वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। तो ये अगर इन केसेस को भी सॉल्व करने लगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम लगेगा। अगर किसी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सेटल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जल्दी सेटल करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ट्राइब्यूनल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखिए, स्पीडी डिस्पोजल जो है वो सिर्फ पार्टीज के हित में नहीं होता है, सोसाइटी के भी हित में होता है। साथ ही साथ ट्राइब्यूनल्स जो है वो कॉम्प्लेक्स
डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक स्पेशलाइज्ड मैटर के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो हमारा जो भी मैटर है होता है, जब इनके पास जाता है तो ट्राइब्यूनल्स का जो लीगल नॉलेज उसी फील्ड में, उसी एरिया में होता है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करने में मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ज्यादा अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनके लॉ बहुत कंजर्वेटिव है, वो टेक्निकलिटी में अभी पीछे हैं, साथ ही साथ रिजिड है बहुत ज्यादा। ये सब चीजें जो है वो ट्राइब्यूनल के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट किए हैं। उसके अलावा ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी इनके द्वारा हो सकता है, जैसे लाइसेंसिंग है, रेट फिक्सिंग है, इनसे रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो भी ये ले सकते हैं। और ये देखिए बहुत रैपिडली, चीपली और एफिशिएंटली वर्क करते हैं। अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए तो देखिए ये स्टैचू के द्वारा क्रिएट होते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जुडिशियली एक्ट करने के लिए बाउंड है। मैंने आपको ऊपर बताया कि इनको जुडिशियल पावर्स दिए गए हैं जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग होते हैं। उसके अलावा ये प्रोसीजरल मैटर में पावर ऑफ कोर्ट्स, पावर ऑफ सिविल कोर्ट को भी पजेस कर सकते हैं, जैसे विटनेस देना, ओथ एडमिनिस्टर कराना, डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये सारे जो पावर्स हैं वो ट्राइब्यूनल परफॉर्म कर सकता है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर से ये बाउंड नहीं होता है, ये नेचुरल जस्टिस के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए बाउंड है, लेकिन एविडेंस और प्रोसीजर के स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए ये बाउंड नहीं होता है। साथ ही साथ देखिए जो ट्राइब्यूनल का डिस्क्रिशन होता है वो उसको ऑब्जेक्टिवली और जुडिशियली एक्सरसाइज करते हैं। देखिए जब भी ट्राइब्यूनल कोई केस सॉल्व करता है तो सिर्फ वो जो हमारे नॉर्मल लॉज हैं उनको ही कंसीडर नहीं करता है, जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज हैं उनको भी कंसीडर करता है उस मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिवली अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए एक्सटेंसिवली जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स नहीं देखते हैं, मेनली जो टू इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं ये उसको देखते हैं, जैसे आपका रेंट कंट्रोल है, इलेक्शन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, उससे रिलेटेड मैटर्स देखते हैं। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और देखिए दो तरह के रिट हैं, सर्टियोरी और प्रोहिबिशन, जो ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट अवेलेबल है। इन दोनों रिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिट का चैप्टर करेंगे। अगर देखिए कुछ रूल्स है जो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर फॉलो होते हैं या नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने का जो पावर है वो होता है ट्राइब्यूनल्स के पास। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट वो इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया, इनके ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली और जुडिशियली परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप जुडिशियल परफॉर्म कर रहे हैं तो आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से वैसे भी बाउंड हो जाएंगे। बायसनेस और ऑडी अल्टरम पार्टम, देखिए जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसमें अब तीसरा प्रिंसिपल भी है कि आप जब भी डिसीजन देंगे तो उसका रीजन देना भी जरूरी होगा जो आपके डिसीजन को सपोर्ट करे। तो ये चीज ट्राइब्यूनल के ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो अपने डिसीजन के लिए हमेशा रीजन देगा। अपील और रिवीजन, देखिए जो पेरेंट एक्ट है, जिस स्टैच्यू के अंदर उस ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश किया गया है, जब तक उसमें ना बताया जाए, जब तक उसमें ना कहा जाए, तो ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील और रिवीजन नहीं होती है। और उस पेरेंट एक्ट के के साथ जब तक उसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं दिया जाए तब तक उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 और 136 और हाई कोर्ट के पास 226 और 227 के अंदर इसको कोई स्टैच्यू नहीं ले सकता है। मतलब कि इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर हमेशा रहेगा। इनके पावर ऑफ रिव्यू की बात की जाए तो वो ट्राइब्यूनल्स के पास नहीं होती है कि वो अपने ही डिसीजंस को रिव्यू करे। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो हमारा सेक्शन 11 सीपीसी है वो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। और देखिए इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट भी अप्लाई होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन से बाउंड होते हैं। हाई कोर्ट से जहां पे उनकी जुरिडिक्शन में जो भी ट्राइब्यूनल्स आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है आर्टिकल 141, तो इनके डिसीजन से ट्राइब्यूनल्स भी बाउंड होते हैं। आप इसमें देख लीजिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। एक संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। इसमें देखिए 323A जो आर्टिकल है, पार्लियामेंट ने उसके अंदर अपना पावर यूज करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 बनाया था।
और इसका जो सेक्शन 28 था वो हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू पावर है 2 to 6 और 2 to 7 के अंदर उसको एक्सक्लूड कर रहा था यहाँ पे। और इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो संपत कुमार के केस में चैलेंज की गई थी। इस केस में 5 जजेस की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, और उन्होंने इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो हाई कोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट्स के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सक्लूड किया जा सकता है। लेकिन इस केस को रिकंसीडर किया गया एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे, जहां पे 7 जजेस की बेंच थी और संपत कुमार के केस को ओवररूल्ड कर दिया गया। और यहाँ पे जजेस का कहना था कि जो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और उसको कोई भी एक्ट जो है वो कर्टेल नहीं कर सकता, एक्सक्लूड नहीं कर सकता। अगर आप केशवानंदा भारती का केस देखेंगे जहां बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर भी इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट ने कहा कि इसको कोई एक्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकता है और इसलिए ये एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है। ये 2 लैंडमार्क जजमेंट है ट्राइब्यूनल्स के ऊपर 323A आर्टिकल के ऊपर। इसमें जो 28 बना था इसको फिर जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। देखिए कुछ ट्राइब्यूनल्स है इंडिया में जिसको आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनकम टैक्स है, ग्रीन ट्राइब्यूनल है, नेशनल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस देता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन से रिलेटेड, हमारा इंडस्ट्रियल है, कस्टम है, रेंट है जो रेंट से रिलेटेड मैटर्स को देखता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।